जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। राधे राधे। वेलकम टू नंदुस ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई का अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जनरल स्टडीज़ पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको यूपीएससी सही में आप अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो एज ए सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों को यूपीएससी के पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप ओपीएससी के अगर एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो भी आपको यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में टोटली उसके सिलेबस को यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से सेट कर दिया है। तो जो एक्सपीरियंस रहा है ओपीएससी से मेरा, उससे पता चलता है कि यूपीएससी का सारा ट्रेंड, उसका ही सारा का सारा डिजाइन, क्वेश्चन पैटर्न, हर चीज़ वो यूपीएससी से ही कॉपी कर रहा है। तो इसीलिए आप सभी को यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए और ओपीएससी भी अपने आप हो जाएगा दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस का पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूरे 5 साल के अच्छे से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन एनालिसिस करने से ही आपको पता चलता है दोस्तों कि आपकी तैयारी किस तरीके से आपको करना है, आपको किस डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करना है, किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ों पे ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चीज़ें क्या है, सोर्स बहुत है आजकल मार्केट में। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब से बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हर चीज़ रेलेवेंट नहीं होता है। और क्या रेलेवेंट है वो पता कैसे चलता है, वो अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें पढ़ना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरे जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ये सब्जेक्ट में आपको पढ़ने के लिए। जैसे कि आज मैं पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा कि वर्ल्ड में यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरे 2015 से लेके टोटल 2022 तक आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस वगैरह जो जो आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का डिटेल यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो बता दिया था। जिस लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे जो चैनल है उस चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियोस में सर्च करके देख सकते हैं और ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर देखा जाए 2014 से अगर देखा जाए दोस्तों, तो 2014 से 30 मार्क का क्वेश्चन आता था। फिर 2015 में 25 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। 2016 में 12.5 मतलब एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया। 2016 से ही आज मैं आपको पूरा 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, विद सॉल्यूशन। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्या है और आपका कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, आपको क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये हर चीज़ के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो 2016 में आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जो कि 12.5 मार्क का। फिर 2017 में एक क्वेश्चन आया था ओनली 10 मार्क्स का। फिर 2018 में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों। 2019 में वन क्वेश्चन आया था। 2018 में एक क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था आपका, लेकिन 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों। फिर 2021 में एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क का। फिर 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स में, 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 5 बार क्वेश्चन आए हैं। और
कितना क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और 2 साल तो अभी हाल ही में कुछ क्वेश्चंस आए नहीं, 2020 और 2022 में देख सकते हैं। तो उसका वेटेज कम हो गया है दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज एक क्वेश्चन के बराबर ही रह चुका है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन है तो उसके लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम ही आपको देना है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे स्पेंड ही नहीं करना है। और कितना देना है वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, सोर्स को कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितना डे इसको लेना चाहिए अब दोस्तों। तो 1 क्वेश्चन आ रहा है, 10 या 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो उस 10 या 15 मार्क के लिए हमको कितना पढ़ना चाहिए, चलिए वो भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2016 में, 2017 में, तो से लेके 2022 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो वही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में दिखाता हूँ कि 2016 में देखिए क्वेश्चन आया था जो कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वो ओनली 10 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 2016 में जो आया था, मैं आपको बताऊँगा कि 7 नंबर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2016 में 7 नंबर में एक क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स वगैरह जो हुए, डीकोलोनाइजेशन जो मूवमेंट वगैरह जो हुआ वेस्ट अफ्रीका में कैसे वहाँ के जो न्यू इलाइट इंटेलेक्चुअल क्लास थे या फिर जो वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स थे, उन्होंने कैसे उस रिवोल्ट को, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को वेस्ट अफ्रीका में कैसे किया था, उसके बारे में क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो एंटी कॉलोनियल, पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ही है कि जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है वेस्ट अफ्रीका में जो शुरू हुआ था, वो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म जो बहुत ही वो जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स हुआ, तो कुछ स्ट्रगल में वायलेंट फेज देखने को मिलता है, कुछ नॉन वायलेंट फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि 19वीं सेंचुरी में देखने को हमको मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है कि द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस आर डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे हुआ वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कहीं पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, कहीं पे कॉलोनी का, या फिर कहीं पे कितना डिग्री ऑफ इम्पीरियलिज्म हुआ था, उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक छोटा सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना था। उसके बाद आपको बताना है कि कैसे वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स कैसे उसको लीड किए थे, मतलब किस तरीके से वो रिवोल्ट वगैरह किए थे। तो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल जो था एक्चुअली वो डिफरेंट फेज में डिफरेंट टाइप में आपको दिखता है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल दे के लिखना है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चल रहा था, तो वहाँ पे एक सबसे बढ़िया मतलब आउटस्टैंडिंग फिगर थे समोरी टोरी, ये नाम याद रखिए। ये क्या किए थे, ये एक मंडिन का एम्पायर बनाए थे वेस्ट अफ्रीका में, और ये बहुत सारा रेजिस्टेंस किए थे अगेंस्ट फ्रेंच के अगेंस्ट में, प्रैग्मेटिक रेजिस्टेंस मूवमेंट वगैरह किए थे। इवन वो फायर आर्म्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर किए थे, फिर वो अपने किंगडम को रिलोकेट भी किए थे, और फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ डिप्लोमेटिकली भी लगे हुए थे। तो आपको ये एक एग्जांपल दे के आपको बताना है कि कैसे, जैसे कि साइमन टोरी जैसे किए थे वैसे आप बता सकते हैं कि एग्जांपल देके। फिर एक अनदर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस था, जैसे कि वायलेंट, तो ये जो ऊपर वाला देखे वो वायलेंट रेजिस्टेंस था, और एक दूसरे टाइप का भी रेजिस्टेंस था जिसमें कि प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता था, प्रोपेगेंडा प्रेस का यूज किया जाता था, लिटरेचर का यूज किया जाता था। जैसे कि जेटी जुभाबू जो थे वो एक प्रेस नेटिव ओपिनियन एस्टेब्लिश किए थे, जिसमें कि बताया जाता था कैसे ब्लैक साउथ अफ्रीकन एक्सप्रेस करते थे अपना ओपिनियंस वगैरह। और एक लागोस वीकली रिकॉर्ड भी वो लोग फाउंड किए थे, जो कि जॉन पाइने जैक्सन ने किया था। तो ये सब इंटेलेक्चुअल्स कैसे प्रेस को और लिटरेचर को यूज करके भी वो लेड किए थे। तो जनरली किसी भी रिवोल्ट में यही सब चीज़ होता है, कुछ वायलेंट रिवोल्ट होता है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर्स प्रेस का यूज करते हैं, कुछ लिटरेचर का यूज करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करते हैं, मासेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ होता है, कहीं पे पैसिव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, कहीं पे छोटा छोटा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, बॉयकॉट देखने को मिलता है। तो वैसे ही अफ्रीका में भी हुआ था, और कुछ क्लब्स बनते हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, एसोसिएशन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं जैसे द गोल्ड कोस्ट अबोरिजिन्स राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये सोसाइटी बना हुआ था 1880s में।
जो कि रिवोल्ट करते थे या फिर अपने मांगे रखते थे कॉलोनियल पावर्स के ऊपर। ये सब कुछ कुछ आपको लिख के बताना था दोस्तों, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो कि दिखाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना था कि वो किस तरीके से रिवोल्ट वगैरह लेड हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन था। 2017 का अगर क्वेश्चन देखें तो वहाँ भी एक ही क्वेश्चन आया था, जो कि जो क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स वेर जर्मन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन द मलय पेनिनसुला। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ था डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जब हुआ मलय पेनिनसुला में। मलय पेनिनसुला, अगर ये हमारा प्यारा भारत महान देख सकते हैं, फिर यहाँ पे म्यांमार वगैरह, बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो मलेशिया वाला जो रीजन है, यहाँ मलय पेनिनसुला है, फिर यहाँ पे सुमात्रा वाला जो रीजन है, बोर्नियो आइलैंड है, यहाँ पे ये मलय पेनिनसुला। तो ये जो मलय पेनिनसुला में डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जब हुआ तब क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हुए थे उसके बारे में। पहला वाला भी क्वेश्चन 2016 में आया था डीकोलोनाइजेशन, जो कि वेस्ट अफ्रीका का था। और 2017 में एक क्वेश्चन आया है जो कि हमारे मतलब ईस्ट के तरफ, जो कि मलय पेनिनसुला के बारे में वो क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको इंट्रोडक्शन में वही लिखना है कि कैसे मलय पेनिनसुला जो कि ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में लेट में आता है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश वगैरह अपना जब कंपनी का उसका एक्सपांसन होता है, उनका ट्रेड बढ़ जाता है, तो अपना बेसिस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको बताना है कि कैसे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे जो हुआ था वो एक्चुअली बहुत सारे डीकोलोनाइजेशन एशिया में, अफ्रीका में हो रहा था। उसी के सीक्वेंस में आपको मलय पेनिनसुला में भी देखने को मिलता है कि वहाँ भी डीकोलोनाइजेशन हो जाता है। और इवन वर्ल्ड वार का भी एक प्रेशर था, इसीलिए उस टाइम पे बहुत सारा डीकोलोनाइजेशन हो रहा था। तो उस टाइम पे वो भी मलय पेनिनसुला भी डीकोलोनाइजेशन हुआ था। तो मलय पेनिनसुला में एक्चुअली कैसे कैसे लोग थे, मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल सोसाइटी था, मलय चाइनीज़ पीपल्स थे, कुछ इंडियंस थे। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इथनिक और इंटरेस्ट ग्रुप्स वगैरह थे, जिससे कि कॉलोनियल फ्लावर कंसोलिडेट कर लिए थे, अपना पकड़ वहाँ पे बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहा करते थे। तो फिर जब सिंगापुर का फॉल हो जाता है और जापानीज़ लोग जब मलय पेनिनसुला में इन्वेड करते हैं जब वर्ल्ड वार 2 में, तब ब्रिटिश फोर्सफुली उनको एक मौका मिल जाता है। तो जापानी लोग जब एडवांस करने लगते हैं दोस्तों, जापानीज़ का जब इन्वेंशन शुरू हो जाता है वर्ल्ड वार में, तो ब्रिटिश लोग भी पीछे सोचते हैं कि हम क्यों पीछे हटें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी वहाँ पे अपना दबदबा बढ़ाएंगे, जहाँ की मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वगैरह थे वहाँ पे। तो इसलिए डाइवर्स इंटरेस्ट के जब लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कंसेंसस बना के रहने लगे थे, तो उनको सबको रूल करना एक बहुत ही बड़ा टफ टास्क था दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ का जो लिंग्विस्टिक या वहाँ जो मल्टी रेशियल, मल्टी पर्सनैलिटी वाला स्टाइल मतलब था, तो ये एक प्रॉब्लम था वहाँ पे। और एक प्रॉब्लम था कि कोल्ड वार चल रहा था, तो वहाँ पे जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी कोल्ड वार में, तब ये मलय पेनिनसुला भी बीच में घिस चुका था। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मलियन कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर मलयन पेनिनसुला धीरे धीरे कम्युनिस्ट के हाथों में पड़ जा रहा था, जिसके वजह से कैपिटलिस्ट लोग भी इंटरफियर करते थे कि ये कैसे कम्युनिस्ट का एक पार्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थे जो कि उनके डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में आया था। और डीकोलोनाइजेशन ऑफ मलयन पेनिनसुला वाज लार्जली रिजल्ट ऑफ लॉन्ग रिकन्सिलेशन प्रोसेस बिटवीन द मलयन नेशनलिस्ट। और वहाँ पे जो मलयन नेशनलिस्ट हुआ करते थे और यूरोपियन कॉलोनियल पावर, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक झगड़ा, मतलब बहुत समय से, बहुत लॉन्ग टाइम से रिकन्सिलिएशन प्रोसेस होके डीकोलोनाइजेशन हुआ था। तो ये एक्चुअली कंक्लूजन है दोस्तों, जिसमें कि आपको ये बताना है कि ओवरऑली एक्चुअली कैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ था। देयर म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज गिव द ब्रिटिश द कॉन्फिडेंस टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ करके ही डीकोलोनाइजेशन हुआ था। तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन आ रहा है उसका जो नेचर है डीकोलोनाइजेशन पे 2016-2017 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको 2016 के बाद 2007, अब देखिए 2019 में एक क्वेश्चन क्या आया है वो आपको बताता हूँ मैं। 2019 में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया था, 2019 में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था
जो कि बता रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वेर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका अप्रोच कैसा है। इस क्वेश्चन का एक्चुअली डिमांड यही है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अभी मॉडर्न वर्ल्ड को क्या दिया, जिसकी वजह से ही मॉडर्न वर्ल्ड खड़ा है, उसका फाउंडेशन बना है। तो आप सबसे पहले आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे अच्छा वाला, जिसमें आप बताएंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, लैंडमार्क इवेंट है हिस्ट्री में। और इसमें जो हुआ था, बहुत सारे मॉडर्न आइडियल्स वगैरह निकल के आए थे जो कि गवर्निंग नेशन आज तक यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, अगर देखा जाए अमेरिकन रिवॉल्यूशन का मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सबसे पहले चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी और लिबर्टी का जो प्रिंसिपल है वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से ही आया है दोस्तों, जिसमें कि ऑल मेंस आर इक्वल का बात होता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, लिबर्टी और डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से ही आया है, जिसके वजह से सारे के सारे वर्ल्ड में लोग लिबर्टी डिमांड करने लगे, फ्रीडम भी डिमांड करने लगे दोस्तों। सेकेंड चीज़, अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमारा देश भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है दोस्तों। तो जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन दिया था, वो अमेरिका वाले ही दिए थे दोस्तों। और अमेरिकन वन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो एक नोबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देता है, जो कि फेडरलिज्म का जो ढांचा है वो कहाँ से मिलता है हमको, ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से ही फेडरलिज्म का जो चीज़ है कि शेयरिंग ऑफ पावर होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए, वो उनसे ही आया है। प्लस प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी प्रमोशन वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से ही पता चलता है, जिसमें कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें अमेरिकन वार ऑफ रिवॉल्यूशन से मिलता है। जैसे कि पहला चीज़ हो गया डेमोक्रेटिक आइडियल्स, लिबर्टी, दूसरा चीज़ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा चीज़ हो गया राइट्स ऑफ पर्सनस, चौथा चीज़ आप जो फोर्थ चीज़ के बारे में अगर देखें तो फेडरलिज्म वाला चीज़ है, ह्यूमन राइट्स वाला चीज़ है। तो ये सब चीज़ हमको अमेरिकन वार्स ऑफ, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन से मिला, जो और ये सब चीज़ अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और मॉडर्न वर्ल्ड्स के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह हम बोल सकते हैं इसको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या दिया है, ये भी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करता है। सेकेंड चीज़ आप बोल सकते हैं कि जो आइडियल्स ऑफ मॉडर्निटी है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारा चीज़ एडोप्ट किया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में भी इसको एडोप्ट किया गया है। जो सिक्युलरिज्म है, जो ये भी कहाँ से एडोप्ट हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हम लोगों ने कॉपी किया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। पीपल और यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ जो राइट टू प्रॉपर्टी मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको देखने को मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कंसेप्ट है, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट और फ्रीडम है जो कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिलता है। और नेशनलिज्म का जो स्पिरिट, भावना जो है हमारे, इवन यही रिवॉल्यूशंस वगैरह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह इंस्पायर हुए थे, इंस्पायर होके डिफरेंट कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट में वो प्रोटेस्ट किए थे इन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोस्तों। और एक चीज़ है कि जब नेशनलिज्म का जब ये जो फीलिंग आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया, और इट्स पेव द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, और उसी से इटली का और जर्मनी का दोनों का यूनिफिकेशन हो पाया था दोस्तों। तो ये दोनों डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट, बहुत सारे फ्रीडम्स का कंसेप्ट, राइट्स का कंसेप्ट, सिकुलरिज्म का कंसेप्ट, ये सब कौन दिया था दोस्तों, ये दो जो इम्पोर्टेंट नेशंस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था जो कि 200 ईयर्स पहले। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिन्होंने इंस्पायर किया था, इवन टीपू सुल्तान को इंस्पायर किया था दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय को भी इंस्पायर किया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन ना ही वो एक इगलिटेरियन सोसाइटी बनाते हैं, बल्कि उनके जो फिलोसॉफिकल बेसिस जो था और उनका जो एस्पिरेशन था, वो दुनिया भर को इंस्पिरेशन दिया, दुनिया भर लोगों को वो इंस्पायर किया। और ये रिवॉल्यूशन हाईलाइट भी करता है कि कैसे एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड होना चाहिए, जो कि ग्लोबल एस्पिरेशंस ऑफ टुडेज टाइम को कंटिन्यू करके आगे लेके बढ़ रहा है और एक प्रोग्रेसिव वे में बढ़ रहा है।
तो देखिए अभी 2019 का जो क्वेश्चन है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा है, उनसे कैसे मॉडर्न सोसाइटी कैसे एक्चुअली में आया है उसके बारे में पूछा है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब देख सकते हैं 2021 में दोस्तों, 2021 में एक क्वेश्चन आता है, आप देख सकते 2020 में क्वेश्चन नहीं आया था और 2021 में जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं आप किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि देयर एराइज ए सीरियस चैलेंज, वहाँ एक सीरियस चैलेंज एराइज हुआ था। चैलेंज किस चीज़ पे चैलेंज एराइज हुआ था? डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ गया था। कब? बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है 1919 के आसपास और वर्ल्ड वॉर टू जो होता है 1938 के आसपास वो स्टार्ट होता है। तो ये दो इंटर वार पीरियड बोलते हैं ये पीरियड। तो इस पीरियड में कैसे कैसे डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को झटका लगा था, चैलेंज लगा था, उसके बारे में डिस्कस करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे कैसे हम लोग ये आंसर हमें लिखना चाहिए था। यहाँ पे कंटेंट क्या होगा मैं बताऊँगा आपको। द पीरियड बिटवीन टू, पहले आपको बताना है कि जो पीरियड था, जो टू वर्ल्ड वॉर के बीच वाला जो पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट था और उसमें बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस टाइम कम्युनिज्म का बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है, राइज होता है कम्युनिज्म। जब रसिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है और रसिया सिविल वार होता है वर्ल्ड वार वन के एंड में 1917 और 18 के आसपास, तो उस टाइम पे कैसे कम्युनिज्म जीत जाता है। तो ये एक चीज़ हुआ था जब कम्युनिज्म जीत गया था। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का भी मतलब वो भी वन टाइप ऑफ चैलेंज है टू द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो क्या क्या चैलेंजेस थे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये अभी देखते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज था जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था दोस्तों, जिसने कि बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप दिया था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 में आया था, जिसने कि पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। तो ये एक सबसे बड़ा एक्चुअली चैलेंज था डेमोक्रेटिक सिस्टम को, और सब लोग का जो फेथ होता है डेमोक्रेसी के ऊपर और वो लूज हो गया था, जिसके वजह से फासिज्म ने डेवलप कर लिया था। फासिज्म एक टोटलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया, जिसमें कि पीपल्स का ओपिनियन को सप्रेस किया जाता था और डिक्टेटरशिप को ज़्यादातर बेनिफिट ले लिए थे वो सिचुएशन में। और पीपल्स को बहला फुसला के सत्ता पे आके फिर डेमोक्रेसी को कैसे वो तहस नहस करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में हमें देखने को मिलता है। तो 1930s में जब लीग ऑफ नेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, लीग ऑफ नेशन जो बना था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लीग ऑफ नेशन बनता है, जो कि पीस के लिए बना था कि कैसे पूरे वर्ल्ड में पीस हो। लेकिन 1930s में देखने को मिलता है कि लीग ऑफ नेशन का ब्रेक डाउन हो जाता है और एग्रेसिव डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो दैट्स आल्सो ए वेरी सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और नेक्स्ट चैलेंजेस अगर बोलें डेमोक्रेसी को, तो जो नाजी पार्टी जो कि अपने एंटी सेमेंटिक आइडियोलॉजीज से जूइश कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनको परसिक्यूट किया जाता है, इवन उनको प्रोफेशनल जॉब से भी निकाला जाता है। दैट्स आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। इवन हम स्पेनिश सिविल वार में भी अगर देखेंगे, जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट थे जो स्पेन के, वो ज़्यादातर कंजर्वेटिव एलिमेंट से भरे पड़े थे और वहाँ पे भी जो स्टेबिलिटी होना चाहिए जो कि डेमोक्रेसी में होता है वो नहीं था। तो दैट्स आल्सो ए वेरी चैलेंज टू डेमोक्रेटिक सेटअप द फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि चैलेंज क्या था जो आप रोमेनिया का जो 1927 वाला जो पीरियड था, इट वाज वहाँ पे खाली अल्ट्रा नेशनलिस्ट, एंटी सेमेंटिक, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट, ये सब लोग ज़्यादा प्रमोट किए थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फेथ्स को, और उनको ग्रीन शर्ट्स बोला जाता था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्पेन का सिविल वार हो, रोमेनिया का ग्रीन शर्ट्स वाला जो कैंपेन हो, और नाजीजिम, फासिजिम, ये सब जो है वन टाइप ऑफ चैलेंज थे टू द डेमोक्रेटिक सेटअप, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आपको लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है कि जो फासिज्म जो था जो फासिज्म था उसका इन्फ्लुएंस ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है, चाइना में भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब जो भी थे ये इस टाइप के फासिज्म, दैट्स आल्सो ए चैलेंज फॉर डेमोक्रेटिक सेटअप। फिर देखते हैं तो कंक्लूजन में हमको क्या कंक्लूड करना है कि लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया था अपने ऑब्जेक्टिव में, जिस जो जो उसका ऑब्जेक्टिव में हिटलर पोलैंड में इन्वेड कर देते हैं और अपना
सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब लोग मिलजुल के वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये था डिस्कशन हम लोग किए। हम लोग आज के डिस्कशन में पूरे अच्छे तरीके से 6-7 साल के पूरे हमारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री था, वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ही नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या आंसर भी होना चाहिए उसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है दोस्तों। बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपको अगर ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस डिफरेंट सब्जेक्ट का करवाना है तो कमेंट में कीजिए कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का ट्रेंड को एनालिसिस किया जाए। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें कितना टाइम देना है। इसमें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सबसे कम टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि इसका वेटेज सिर्फ 1 क्वेश्चन है। प्री में देखा जाए तो इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो प्री के लिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, वो 10 या फिर 15 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको किसी भी स्टैंडर्ड नोट्स एक पकड़ लेना है, जैसे कि मणिकांत सिंह सर हो गए, या फिर आपके अवध ओझा सर हो गए, कोई से भी हिस्ट्री के जो भी सर हैं, वो कोई से भी सर को ले लीजिए और उनका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नोट्स है उसका बस लिमिटेड जो चीज़ें, कम से कम लिमिटेड सोर्स रखिए, बहुत ही कम मटेरियल रखिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बहुत कम टाइम में। ओवरऑली चीज़ों को समझ लीजिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जो एक्चुअली टॉपिक्स वगैरह हैं, जैसे कि वर्ल्ड वार है, या फिर अमेरिकन वार ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, डीकोलोनाइजेशन है, जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन तो कभी कभी पूछ भी नहीं रहा है दोस्तों। तो चीज़ क्या है, आपको बस कोई सा भी एक नोट्स पकड़ के फटाक से, ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड ही नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड करना है। और टॉपिक्स वगैरह जो जो हैं सिलेबस में, जो टॉपिक्स वगैरह दिया गया है उससे फेमिलियर हो जाना है, फेमिलियर हो जाइए और कहानी की तरह उसको पढ़ लीजिए और कहानी की तरह उसको समझ लीजिए। और बाद में क्वेश्चन अगर आता है तो बस अपने दिमाग से बस अटेंड करने लायक वैसे रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अटपटा भी आ जाता है कभी कभी, जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आप अपने नोट्स को जो है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और बहुत ही कम नोट्स रखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए और बहुत ही कम टाइम स्पेंड कीजिए। यही ट्रेंड रहना चाहिए अगर आप सीरियसली यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।